आपको एहसास होगा कि यहाँ सब ऊपर नीचे क्या जाता है, एनर्जी वगैरह सब कुछ लिख दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही तो है तो सिखा सकता सब कुछ ध्यान से। मुझे जरा अपनी वीबीटी में से कोई ऐसे सवाल बोलो इसमें पीछे 4 लिगेंड हो। वीबीटी में कोई सवाल देख के बता इसमें 4 लिगेंड हो। ये तो एक्सेप्शनल केस है क्या? नहीं चाहिए NiCN4। हाँ भाई सभी लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करें, मैं तुम्हें आज इस चैप्टर के अगले पड़ाव पे ले जाऊंगा। इसको सॉल्व करें -2 आप ठीक है बनाए। पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट वो सब कुछ, अगर तुम कुछ भी भूलो तो पुराने में से देख लेना एक बार कि यहाँ कैसे किया था वो भी, लेकिन ध्यान से करें। मैं किस किस सवालों के किन किन सवालों के जवाब देने वो भी देखो। सबसे पहले तुम्हें जवाब देना होगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, उसके बाद में तुम्हें सी एक ऐसी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालनी है, तुम्हें इसका मैग्नेटिक मूवमेंट बोले तो म्यू निकालना है। उसके बाद में अगला तुम्हें इसका मैग्नेटिक स्पिन कॉम्प्लेक्स बता देना चलो। उसके बाद में मैग्नेटिक नेचर पैदा की डाई, और अंतिम कलर की कलरलेस, कलर्ड होगा कि कलरलेस होगा, ये कुछ चल भी रहा है कि नहीं। देखिए भाई ध्यान से सवाल का जवाब दें। मैग्नेटिक मूवमेंट की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम √35, मैक्सिमम 5 खाली हो सकते हैं, 5 × 7 √35। ध्यान से करें, बिल्कुल ध्यान से। सवाल बहुत सारे लोगों को ना आदत नहीं होती है, लेकिन किया करो, सवाल करने की आदत बनाओ, करो सवाल जब दिए जाएं, वही सिखाते हैं तुम्हें। इस CN स्ट्रॉन्ग की ठीक तो पेयरिंग होगी पहले नीचे नीचे। निकल का नंबर कितना है? 28 कैसे बदल जाएंगे? 18 तो आर्गोन तक आ जाएगा। उसके बाद में 4s2 और 3d +2 करने के लिए आर्गोन 18, 4s 0 और 3d 8। कौन से वो केस हैं जहाँ पे लिगेंड के स्ट्रॉन्ग और वीक होने का चक्कर नहीं है? बी में कितने होंगे कि लीक मतलब वीक और स्ट्रॉन्ग से कोई लफड़ा नहीं होगा? 1 2 3 8 9 10। ऊपर जाएंगे इसमें कौन से? T2 और नीचे कौन से आएंगे? T। ऊपर होंगे T2 और नीचे होंगे E। सारे आंसर सारे निकालो टू Z।
बन गए आंसर बन गए, फिल करो। पहली बात तो 8 बनने हैं, कहाँ भरे जाएंगे? 1 2, तो ऊपर जाऊंगी नहीं क्योंकि लिगेंड कैसा है, तो पहले नीचे भरो 3 4, अब ऊपर चलते हैं 5 6 7 8। तो सभी लोग सबसे पहले सवाल का जवाब देंगे। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कितना है? ई में कितने हैं? 4। और T2 में कितने हैं? 4। उसके बाद में क्रिस्टल फील्ड एनर्जी को सोचते हैं, ये वाला सेंटर कौन सा कहलाता है? बेल सेंटर। ऊपर कितने डब्बे गए हैं? 3। तो डब्बे 3 है तो क्या बजाएंगे इसको? 2/5। और यहाँ पे नीचे गए हैं 2 डब्बे, तो कितना? माइनस के 3/5 डेल्टा। एनर्जी निकालते हैं, 2/5 का मल्टीप्लाई किससे होगा? 4 इलेक्ट्रॉन से। और माइनस 3/5 का किससे होगा? 4 से। 4 दूनी 8 माइनस बाद है माइनस के 4/5। इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकालते हैं, अंडर रूट कितने एम्पियर है? यानी कि 2 मल्टीप्लाई में 2 + 2 4 दूनी 8, और 8 का जो रूट है वो 3 से तोड़ा तो यानी कि 2.83 यूनिट BM, यानी कि बोल मैग्नेटॉन है ना, बोल मैग्नेटॉन। उसके बाद में अगला स्पिन कॉम्प्लेक्स कैसा होगा इसका? हाई या लो? लिगेंड कैसा था? स्ट्रॉन्ग लिगेंड में पेयरिंग हो जाती है ना। तुम खाली इलेक्ट्रॉन देख के मत बताया करो स्पिन कॉम्प्लेक्स। हालांकि CFT स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले बात नहीं करती, BBT बात करती है उसके बारे में। लेकिन अगर पेयरिंग हो गई है, अगर हाई है, अगर स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो हाई नहीं आता आंसर। तुम लोग क्या बताते ये देखकर कि खाली बचा है तो हाई होगा? नहीं, पेयरिंग होने पर लो है, सीधी बात ये, खाली मत देखो। उसके बाद में अगली काम क्या? मैग्नेटिक नेचर। खाली है तो पैरामैग्नेटिक, और अगर पैरामैग्नेटिक है तो कलर कैसा होगा? कलरलेस, कलर्ड कंपाउंड होगा। ठीक है, अगला ध्यान से करें, दोबारा करें, ऐसे कि बनेगा नहीं बढ़िया जब तक परफेक्शन नहीं उतर के आओगे। COCl4 2- बना, कोबाल्ट Cl4 -2 है। ध्यान से बनाते चले जाओ, सवाल ही तो मजा देते हैं चैप्टर में, बस सवाल करो। CFT आती है समझ में ना? आज तुम्हारा 3rd है CFT का। कोबाल्ट का नंबर बांटना सही से। और जब भी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं तो निकलते हैं पहले S में से, उसके बाद D में से, है ना? ध्यान से, कहीं हम गलती से ये सोच लें क्या S पहले रखा है, D बाद में, तो D में से निकाल देने। नहीं, D में से नहीं निकालने हैं, S में से ही निकालने हैं। टेट्रा को याद करने का तरीका क्या? ऊपर कौन जाएगा? T से टेट्रा, T से T2, ऊपर T2 वाले। Cl स्ट्रॉन्ग की वीक, ठीक है, हेलोजन है। उन्हें याद करें चीजों को, भूलते हैं अक्सर लोग, यही भूलते हैं।
के उत्तर बन गए। चलो जरा बताएं कोबाल्ट का नंबर कितना होता है? 27। तो कुछ ऐसे आएगा, 18 तो R1 तक आएंगे, 4s2 और 3d कितने 7। उसके बाद में कोबाल्ट +2 का जब बनाएंगे तो 18 R1 तक जाएगा, 4s में कितने और 3d में कितने 7 ही हैं। 7 भरने हैं। पहले किस में भरे जाएंगे? नीचे वाले में, लो एनर्जी में भरो पहले। तो अच्छा लिगेंड कैसा है? वीक है, तो पहले नीचे का काम खत्म करेंगे, है ना। 1 2 खत्म नहीं करेंगे, ऊपर जाओ। 3 4 5 6 7। अब ठीक है, अब सभी लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन बता सकते हैं। ई में कितने हैं? 4 और T2 में कितने हैं? एनर्जी की बात करी जाए तो ऊपर 3 गए हैं तो 2/5 डेल्टा और नीचे 2 गए हैं तो -3/5 डेल्टा। अगर एनर्जी निकाले तो 2/5 मल्टीप्लाई में कितना कितने ऊपर 3 माइनस के 3/5 मल्टीप्लाई में नीचे कितने हैं 4। 6 में से 12 गए माइनस के 6/5। उसके बाद में अगली काम की चीज, अगर इसका मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला जाए म्यू, तो म्यू निकालने का फॉर्मूला n मल्टीप्लाई n + 2 कितने एम्पीयर है? 3, यानी कि 3 मल्टीप्लाई में 3 + 2 5 √15 और √15 4 से कम होगा, यानी 3.8 लगा दिया। मैग्नेटिक नेचर पैदा की डाई पैदा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। अगर सारे जोड़े बन जाते तो डाई मैग्नेटिक हो जाता, तो बात निकल के आएगी तो बन जाएगा पैरा मैग्नेटिक। और पैरा होने पर कैसा होता है? कलर्ड। और डाई मैग्नेटिक पे कैसा होगा? कलरलेस। अब इस सवाल का जवाब तो वीबीटी ध्यान है, अब सीएफटी ताजा पड़ी है, दोनों में तुम मिक्स कर जाओगे, दोनों में मिक्स कर जाओगे पक्का। उस डिफरेंस को बनाने के लिए तुम्हें चैप्टर को रिकैप पे उतारना पड़ेगा, लिख के सवाल करने पड़ेंगे, जितने भी करें उस सब रिवाइज करने पड़ेंगे, तब जाके वो डिफरेंस आएगा कि हाँ वीबीटी में क्या नहीं करते, कैसे करते, क्या प्रोसेस थी, और सीएफटी में क्या प्रोसेस है। हालांकि बात बता दी जाए तो आसान कौन सी पता है तुम्हें? सीएफटी आसान है। सीएफटी एज कम्पेयर टू डे 1, जब तुम पहले दिन सुन रहे थे तब तुम्हें कुछ नहीं पता था। जैसे अब तुम्हें पता होगा इसका नाम क्या है? dxy, इसका नाम dyz, dzx, dx² - ky², ये वाला dz²। ये वाले कहाँ बनते हैं? बिटवीन द एक्सिस। ये वाले कहाँ बनते हैं? अलोंग द एक्सिस। हमें लगभग याद हो चुका है। सीएफटी 2 फॉर्म में खुलती है, किस किस में? ऑक्टाहेड्रल में और टेट्राहेड्रल में। वो भी समझ में आता है, लमसम समझ में आता है, लेकिन सीएफटी में कुछ कमियां भी तो है। फिर सर इसने 5 के बाद में कोई बात नहीं करी है, 6 और 4 में सीमित रह गया, 3 में कोई बात नहीं करी है, 5 में कोई बात नहीं है। कंपाउंड तो अलग अलग भी हो सकता है, लिगेंड सेम है तभी चल रही है, हमने वो पढ़ा है। अगर Cl4 है तो कर रहे हैं, और लिगेंड हुए तो हो जाती है। सर कठिन कुछ नहीं है, मतलब सवालों के दौरान सीख जाओगे तुम। अभी सवाल करोगे उससे रिलेटेड दोबारा से 1 2 3 और तब जाके सेट होगा मामला। खैर चलो तो क्वेश्चन देता हूँ एक और, लेकिन वो बात मेन है, वीबीटी और सीएफटी को रिवाइज में बता दें, ऑब्वियसली सवाल ही आएंगे डायरेक्टली। और सबसे अच्छी बात ये कि केमिस्ट्री का हिस्सा होने के बावजूद भी काफी बेहतरीन है। MnCl4 - 2 करो, MnCl4 - 2 बनाओ। काम का वर्ड ही वही है, रिकैप, लगातार रिकैप सवालों के। मैं से बहुत लोगों को नेमिंग नहीं आती है ना, मैं तुम्हें आज चैप्टर का 7वां पॉइंट स्टार्ट करवाऊंगा, शायद उसे कल तक खत्म करूं, और वो नेमिंग मतलब जो पुराना हिस्सा है उसे दोबारा स्टार्ट करेंगे। फिर पूरी पढ़ाई के दौरान एक सबसे काम की चीज ये भी थी कि सीएफटी वीबीटी जो सवालों का हिस्सा है, तो अंदर थ्योरी क्या थी, उसमें तो कुछ सवाल नहीं थे। वो बस ये बताती है कि प्राइमरी सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिगेंड वगैरह, नेमिंग वगैरह सब कुछ, मतलब
बेसिक आइडिया कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का उसने दिया था, किसको प्राइमरी, किसको सेकेंडरी, किसको लिगेंड, किसको सेंट्रल मेटल एटम कहते हैं। सही है नहीं? अगर तुम थोड़ा हिसाब लगाओ, अगर ये स्ट्रॉन्ग होता तो 4 कहाँ पे आ जाते? नीचे, और वीक है तो 2 नीचे और 3 ऊपर गए। अब काम की बात है एक एक करके सवालों के जवाब। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कितना होगा? T2 में कितने हैं? 3, और E में कितने हैं? तो हमारे इस बात से नहीं मिलना चाहिए कि सब आगे किसको लिखना पीछे किसको। हालांकि बात तो ये कि जो नीचे है उसको आगे लिखो, लो एनर्जी वाला जो तुमने पहले वाला उसका आगे लिखो। बात तो ये कायदे की, वरना कोई बुराई नहीं है इसमें भी। दूसरी काम की बात है CF SC अगर निकालते हैं तो मुझे ऐसे लमसम आइडिया बता दो। यहाँ पे कितना 2/5 मल्टीप्लाई में कितना होगा? 3, और यहाँ पे 3/5 मल्टीप्लाई में कितना? हाँ बिल्कुल सही जवाब है, 0 आंसर। उसके बाद में अगला मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला तो निकलेगा कैसे? न्यू इक्वल्स टू में n मल्टीप्लाई में n+2 यानी कि कितना? 5 × 7 यानी कि √35 5.8। मैक्सिमम BM की वैल्यू कितनी हो सकती है? √35, उससे ज़्यादा नहीं हो सकती। तुम खुद सोचोगे अपने पास में d ऑर्बिटल्स में अगर ध्यान से सोचा जाए एक खाली है तो क्या बनेगा आंसर? 1 मल्टीप्लाई में 1+2 यानी कि √3। अगर 1 भरा हुआ है तो, अगर 2 भरे हुए हैं तो 2 मल्टीप्लाई में 2+2 यानी कि √8। अगर 3 भरे हैं तो 3 मल्टीप्लाई में 3+2 5 यानी कि √15। अगर 4 भरे हुए हैं तो 4 मल्टीप्लाई में 4+2 यानी कि 6 √24। अगर 5 भरे हुए हैं तो 5 मल्टीप्लाई में 7 यानी कि √35। अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो खाली कितने रह गए? अब फिर रखना स्टार्ट हो जाएगा। अगर 7 इलेक्ट्रॉन है 3, 8 है 2, 1 और 0, कुल मिला के मैक्सिमम BM की वैल्यू क्या आ सकती है? √35। क्या कोई नहीं, अगले पे आ जाते हैं। मैग्नेटिक नेचर पैरा की डाई पैरामैग्नेटिक, और अगर मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक है तो अगली काम की बात ये भी है कि इसका कलर्ड ही होगा, कलरलेस कंपाउंड ही निकलता है। हाँ अब खत्म होती है CFT। काम की चीज़ की CFT और तुम ध्यान से देखोगे तो स्टार्टिंग वाले पेज से लेके अब तक के पेज में ठीक ही है, कोई ऐसे बुरी नहीं है, पर वो तो समझ में आना चाहिए। चैप्टर के मैप का आखिरी पॉइंट देखें क्या लिखा है, निकालो। आइसोमर्स ना, हमने CFT के ऑक्टाहेड्रल में जितने पाँव फेंके उतने टेट्राम नहीं फेंके, नीड नहीं पड़ती है, तो अपने आप IQ इतना डेवलप हो जाता है कि सब कर ही लेंगे खुद से। ध्यान से बात सुनिए। 7th पॉइंट का नाम है आइसोमर। हालांकि ये चैप्टर के बीचों बीच में आता है, हम लोग इसको एंड में पढ़ रहे हैं। इसका रीजन है
उसका रीजन है मैं, मुझे अच्छा ही लगता है नीचे बढ़ाना, बस और कुछ खास नहीं। किताब में भी चैप्टर के बीचों बीच में ही है, क्योंकि वो रिदम बिगाड़ देता है चैप्टर की, वो तो बस नहीं चलता, वरना किताब के बीचों पन्ने फाड़ के पीछे लगा दूं। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो फेस करी, यार ये तरीका सही नहीं है, मतलब दिमाग में बात सही नहीं बैठती इससे। तो अब देखना ध्यान से। पहली बात चलो ये बताएं कि आइसोमर किसे कहते हैं, अगर कोई लमसम आइडिया हो तो बता दो, वरना कोई बात नहीं। ये सबसे पहली बात क्लास 10th में आता है, फिर 11th में भी आता है केमिस्ट्री में, और अभी 12th में आता है। लेकिन ये 12th वाला बाकी सबसे बेहतरीन है, क्योंकि तुमने अब तक इससे पहले सुने हो, उन सबसे बेहतरीन है ये वाला आइसोमर। आइसोमर किसे कहते हैं? एक ऐसा कंपाउंड जिसकी अलग अलग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हो, उसको हम लोग आइसोमर कह सकते हैं। फॉर्मूला सबका सेम होगा, लेकिन अलग अलग स्ट्रक्चर होने को आइसोमर नाम दिया जाएगा। तो पहले तो ध्यान से इसको समझते हैं। जैसे कि अपने पास में फॉर्मूला है C5, ज़्यादा हो गया, C4H10, 4 कार्बन है और कितने हाइड्रोजन है? 10। तो इसको ऐसे बना सकते हो, 1 2 3 4 कार्बन, हर एक पे 3 हाइड्रोजन, मतलब 1 2 3 3 डंडे, 4 डंडे होने चाहिए। देखो 4 कार्बन है और तुम गिन के देख लो कितनी हाइड्रोजन है? 10। अब इसको दोबारा बनाते हैं। अपने पास में 1 2 3 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3, उसके पास में भी 1 2 3 और इसके पास में भी 1 2 3 और इसके पास में 1 आते कि अब भी सेम है। कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, लेकिन शेप अलग है। ऐसे कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर डिफरेंट होती है, ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? आइसोमर। तो सबसे पहले इस बात को लिख ले ध्यान से, द कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, द कंपाउंड्स which have same molecular formula but different possible structures, ऐसे कंपाउंडों को हम लोग क्या बोलते हैं? आर कॉल्ड आइसोमर। लेकिन बात ये कि मैं तुम्हें इस कहानी को यहाँ से इसलिए लेके जा रहा हूँ क्योंकि यार ये ना बहुत छोटा सिस्टम है, तुम जो पढ़ोगे उस पर ध्यान देना। मैं आसान बातों को तुम्हारे सामने आधे घंटे तक उपवास करूँ, कठिन चीज आती है 2 मिनट बोल के भाग जाऊँ, उसमें कोई फायदा नहीं है। तो ध्यान से बात समझे कि आइसोमर यानी कि ठीक है, बहुत सिंपल कहानी है कि सेम फॉर्मूला होना और अलग अलग शेप होना, लेकिन वो सुनो उसके लिए तुम कक्षा 12वीं में हो, वो समझना। अपने पास में कितने टाइप के आइसोमर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर के अंदर बता जाते हैं। ठीक है, ये तो बेसिक सी बात बताने का तरीका हुआ कि ठीक है साहब मैं समझता हूँ, इतना छोड़ो। लेकिन ध्यान से, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कितने आइसोमर पॉसिबल है? मैं बात कर रहा हूं इसके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नाम के चैप्टर में आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर इसमें एक्चुअली में 2 टाइप के होंगे, तो तुम्हें समझ में आएंगे बेहतरीन। मैं तो बस तुम्हें मैप बता रहा हूँ। मैप के अंदर हाँ भाई, मैप के अंदर सबसे पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमर, और दूसरे होते हैं, स्ट्रक्चर में सी नहीं आया, और दूसरे होते हैं स्टीरियो आइसोमर्स। 2 है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, 2 टाइप के हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर और दूसरे स्टीरियो आइसोमर। अच्छा, दूसरी काम की बात, स्ट्रक्चर के अंदर 4 पार्ट है और इसके अंदर 2 पार्ट है। 4 में सबसे पहला पार्ट है, एक बात बताओ, उस डब्बे का नाम क्या है? मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जैसे हम लोग डब्बे लिखते हैं, जैसे कि सबसे बहुत कॉमन लिखा जाने वाला हाथ K4Fe का होल 6, इस डब्बे को क्या बोलते हो? आयनाइजेशन कोऑर्डिनेशन स्फीयर। हाँ सही कह रहा है। और बाहर वाला क्या कहला जाता है? आयनाइजेशन स्फीयर। तो सबसे पहला है आयनाइजेशन आइसोमर,
आयनाइजेशन आइसोमर, उसके बाद में दूसरा है हाइड्रेशन आइसोमर, हाइड्रेशन आइसोमर, तीसरे हैं लिंकेज आइसोमर, लिंकेज आइसोमर, उसके बाद में कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये सभी किसके अंदर आए वो ध्यान से देखना। ये स्ट्रक्चर के अंदर आने वाले 4 पार्ट है और स्टीरियो के अंदर आने वाले 2 पार्ट। 2 पार्ट में सबसे पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमर, जियोमेट्रिकल आइसोमर, और दूसरे हैं ऑप्टिकल आइसोमर, ऑप्टिकल आइसोमर। अच्छा, जियोमेट्रिकल आइसोमर भी 2 टाइप के हैं। जियोमेट्रिकल आइसोमर 2 टाइप के होंगे, ठीक है। एक तो होंगे सिस आइसोमर और दूसरे होंगे ट्रांस आइसोमर, सिस और ट्रांस। और ऑप्टिकल आइसोमर भी 2 टाइप के होंगे, ठीक है। एक तो होंगे ऑप्टिकली एक्टिव और दूसरे होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव उन्हें कहते हैं जो लाइट को रोटेट कर सकते हैं, और इनएक्टिव जो लाइट को रोटेट नहीं कर सकते हैं। पर ये सारी बातें तभी सीखोगे जब टॉपिक आएगा। मैं तो बस ऊपर से इसीलिए बता रहा हूँ कि तुम्हें ये तो पता हो कम से कम कि आइसोमर कितने लंबे समय तक पढ़ना है, कौन से टॉपिक कवर करने हैं। इसीलिए आइसोमर ध्यान से पूरा लिखा गया कि अपने पास में 2 टाइप के बेसिक आइसोमर है, स्ट्रक्चर और स्टीरियो। स्ट्रक्चर के अंदर आयनाइजेशन, हाइड्रेशन, लिंकेज और कोऑर्डिनेशन, और स्टीरियो के अंदर जियोमेट्रिकल, ऑप्टिकल। ध्यान से तो तुम आज सबसे पहले स्ट्रक्चर आइसोमर पढ़ोगे और उन्हें पढ़ ही दोगे, खत्म भी कर लोगे। उसके बाद में स्टीरियो स्टार्ट भी करोगे। लेकिन एक काम की बात और सुन ले, जब तुम स्टीरियो पढ़ोगे उसमें जो ज्योमेट्रिकल है ना, इनका कोई अंत ही नहीं है। इसमें कितनी कैटेगरीज हो सकती हैं साहब, इसमें कितने टाइप हैं? 10, 15, 20, 25, 30। इसका कोई अंत नहीं है। तो इसको एक सही जगह पे लाके रोका जाएगा कि यहाँ तक का कहानी बिल्कुल सेट है, तुम्हें समझ में आ गया, आगे वालों के तुम तैयार हो। जैसे मैं बताता हूँ तुम्हें, ये इक्वेशन है x² माइनस के 7x प्लस के 10, तुम्हें सॉल्व करना जानते हो? दुनिया में ऐसी कितनी इक्वेशन बन सकती हैं? तुम्हें इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, सब इसकी स्प्लिटिंग करेंगे तो x² माइनस के 5x माइनस के 2x प्लस के 10 में कॉमन लेंगे, बन जाएगा। ये सवाल तुम्हें सॉल्व करना आता है। क्या तुम्हें सवाल याद कर रखे? नहीं। तो सवाल समझ में आते हैं। दुनिया में ऐसे 100, 200, करोड़ों, अरबों सवाल बन जाएंगे, उनको तुम सॉल्व कर लो कि तुम्हें आता है। सेम टू सेम इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही होगा सीखने वाला। तुम्हें कुछ 10, 15, 20 कैटेगरी दिखाई जाएंगी, फिर तुम समझोगे कि आ गया मुझे, अब कोई भी सवाल होगा तो मैं उसे कर लूंगा। तो लगभग ये ऐसा साउंड होगा कि तुम सीखोगे इसके अंदर। कुल मिला के हम लोग पहली बात पर ही आते हैं कि पहली कैटेगरी जो पढ़नी है वो ध्यान से सुनना। मैं इसका नाम लिखूंगा फर्स्ट, और फर्स्ट में हमें ये 4 ABCD कवर करनी है, ABCD, और उसके अंदर से कवर कर लेंगे तो आएंगे सेकंड पर, और सेकंड में ये 2 ABC कवर कर लेंगे। ये ध्यान रखना, बटा हुआ सिस्टम और तरीके से लगाया गया सिस्टम कि तुम्हें किस रूप से आगे बढ़ना। चैप्टर के बीच में तो कुछ सोच समझ के दिया गया होगा, हाँ दिया था सोच समझ के, पर हम किताबी कीड़े नहीं है ना, उसको बदल सकते हैं कभी भी जब मन करे, वो ठीक है। बट सिस्टमों को उस हिसाब से अरेंज करना चाहिए जिस हिसाब से वो समझ में आते हो, जिस हिसाब से उनकी एंट्री कहीं भी किसी भी तरीके से सही रूप में कराई जाती हो। और कराने का रीजन, मुझे तो BBT पढ़ाने की जल्दी थी बस। देखें, सबसे पहले बिल्कुल टॉप पे दोबारा से पहला है स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर, ठीक है। उसमें 4 पार्ट हैं। कौन सा पहला? आयनाइजेशन। पहली बात तो मुझे ये बताओ कि स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता होगा? ये वाला वो भी। दूसरा कौन सा है? हाइड्रेशन। हाइड्रेशन माने तुक्का मालूम क्या होता है? हाइड्रेशन यानी कि किससे जुड़ता होगा? पक्का वाटर से। हाइड्रेशन यानी वाटर जुड़ता होगा, पक्का पानी से कुछ जुड़ता होगा, कुछ हाइड्रेशन जैसा वही बनता होगा जहाँ तक है। उसके बाद में 1 मिनट इसको नीचे लिखता हूँ मैं, ठीक है। तीसरा
तीसरे का नाम क्या लिखा? लिंकेज, लिंकेज आइसोमर। अच्छा मैं एक ही पन्ने में चारों लगा दूंगा। हाँ लिंकेज आइसोमर, इसमें एग्जांपल तो बहुत सारे हैं, पर तुम बस वो जिनसे सारी कहानी एक बार में पार हो जाएगी उन्हें देखोगे। उसके बाद में कोऑर्डिनेशन आइसोमर, कोऑर्डिनेशन आइसोमर, ठीक, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। मैं तुमसे ये पूछूं, बता दो मैं इनमें से कौन सा पढ़ने का मन है, कोई भी बता दो मैं क्या आता है इनमें से कुछ। तो फिर सुने सबसे आसान वाला, हाइड्रेशन आइसोमर किसे कहते हैं? वो भी ऐसा जिसमें मैं ऐसे अपने मन से लिख रहा हूँ ना, सब ऐसे जो भी मन में, ये सब कहाँ से मिल गया मुझे पता नहीं। Cl, मैंने Cl जानबूझ के कुछ R2 लगा दिया। ये कंपाउंड गलत भी हो सकता है, सही भी, ठीक है। इसको पहली बार जहाँ पे तुम वाटर लिख से आएगा दैट इज हाइड्रेशन आइसोमर, H2 दिख गया जहाँ पे। पर आइसोमर तो वो होता है कि अलग अलग शेप होती हैं, तो शेप देखना। इसमें ऐसा पॉसिबल है कि कितने H2 है, एक बाहर आ जाए और एक Cl अंदर चला जाए, तो बन जाएगा ऐसे Cu H2O का 5 Cl और एक Cl बचा H2। अब देखो Cl दो ही है अब भी, तो जब पानी का एक्सचेंज किया बाहर वाले, ये एक मिनट, इसका नाम क्या है? आयनाइजेशन स्फीयर। और ये वाला कौन सा है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर। तो आयनाइजेशन स्फीयर और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में ये जो इंटरचेंज हुआ कि भाई एक पानी का मॉलिक्यूल बाहर और एक Cl अंदर, तो ऐसे इंटरचेंज हो गया। फॉर्मूला अब भी वही है लेकिन शेप अलग होगी पक्का। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन आइसोमर। हाइड्रेशन किसके कारण से लगा? H2O से। दोबारा बन सकता है वैसे, अगर तुम्हारा मन हो तो एक H2O और बाहर आ जाएगा, एक Cl दोबारा से अंदर जा सकता है, तो कुछ ऐसा बन जाएगा Cu H2O का होल 4 और Cl अंदर चला गया तो Cl2 और पानी बाहर आ जाएगा एक मॉलिक्यूल, तो H2O का होल 2, कुछ ऐसा, ठीक है। बात कंपाउंड की नहीं है, तुम कंपाउंड देखो, तुम ये देखो कि इसको आइसोमर क्यों कहते हैं? क्योंकि फॉर्मूला सेम है लेकिन शेप अलग है। दूसरी बात, हाइड्रेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें किसका लेन देन चल रहा है? वाटर का। ये लेन देन किस किस के बीच में हुआ है? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर। ये लेन देन कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर, बाहर वाला आदमी अंदर वाला आदमी, ऐसी मोटी मोटी बात तो ये है, उसके बीच में लेन देन हुआ। फॉर्मूला सेम है, पानी है, इसीलिए हाइड्रेशन आइसोमर है। हालांकि तुम्हें एक बात कभी जानने को ये भी मिलेगी कि हाइड्रेशन आइसोमर is a part of ionization isomer, is a part of ionization isomer। और अगर इस सवाल का जवाब जानना है कि कैसे, तो सुनो। अगर ये कैसे वाला जवाब है तो जैसे अपने पास में कभी ये लिखा हो FeNH3 का होल 6 लिख दिया मैंने और Cl4, क्या यहाँ पे कहीं पानी है? हाइड्रेशन तो बना हो गया, लेकिन आइसोमर अब भी बन सकता है। करो चेंज, किस किस के बीच में होगा? बताओ, अगला बोल सकते हो इसको? FeNH3 का होल 5 और एक Cl अंदर, तो बाहर कितने Cl बचे? और एक और आएगा बाहर NH3, तो मतलब ये और ये सेम है। हाँ ये सेम है, दोनों सेम है, बस अंतर क्या है दोनों में? जहाँ पे वाटर का एक्सचेंज होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हाइड्रेशन आइसोमर। और एक काम की बात, ये एक्सचेंज किस किस के बीच में होता है? क्या तो केमिस्ट्री की भाषा में आता है, तुम ये थोड़ी बोलोगे डब्बे के अंदर डब्बे के बाहर का इंटरचेंज हुआ। केमिस्ट्री भाषा में क्या बोलोगे? द एक्सचेंज बिटवीन, एक्सचेंज ऑफ आयंस या फिर लिगेंड्स और कंपाउंड बिटवीन किस किस के? कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में एक्सचेंज होकर नई नई शेप बनती है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन आइसोमर। और बन सकते हैं, तुम अगला खुद सोच सकते हो। बताओ FeNH कितना? 4, Cl कितने हो जाएंगे? 2, बाहर कितने Cl बचेंगे? और NH कितने आ जाएंगे निकल के? 2। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सचेंज बिटवीन, शॉर्ट ही लिख देता हूँ लेकिन समझ में आ गया होगा। एक्सचेंज बिटवीन किस किस के? कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड
आयनाइजेशन स्फीयर। और मोटी मोटी बात, कोऑर्डिनेशन स्फीयर का मतलब अंदर डब्बे के अंदर वाले लोग और आयनाइजेशन स्फीयर यानी कि डब्बे के बाहर वाले लोग। पहला काम डन इसे सेट कर। दोनों लगभग सेम कैटेगरी है, लेकिन अगर वाटर के बीच में एक्सचेंज चलेगा दैट इज आयनाइजेशन, और पानी के बीच में चलेगा दैट इज हाइड्रेशन। फॉर्मूले सही हो या नहीं वो बात मेरे नोट में नहीं है, फॉर्मूले देख के नहीं लिखा हूँ, तो तुम्हें बस मैं ये समझा दोनों में अंतर क्या है, बस वो ध्यान से देखो। शिविका कल नहीं गई थी, आज गई है। अच्छा तुम एक बात बताओ, इनको आइसोमर क्यों कहते हैं? फॉर्मूला सेम है और सबकी शेप अलग है। इसको आयनाइजेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि किसके बीच में एक्सचेंज है, ये भी आयनाइजेशन आइसोमर ही है, लेकिन इसको हाइड्रेशन नाम क्यों दे दिया? पानी होने की वजह से। पानी की ना केमिस्ट्री में अलग भूमिका है, बहुत बड़ी भूमिका है। वाटर H2O इज टू इम्पोर्टेंट इन होल केमिस्ट्री, हर जगह पे इस्तेमाल होता रहता है लगातार। खैर सब लोग लिंकेज आइसोमर समझेंगे, काफी आसान होगा, मतलब इतनी जगह में ही आ जाएगा। इस बात का मतलब ये भी है लिंकेज आइसोमर यानी कि जिसमें जोड़ने का तरीका, लिंक करने वाले एटम्स बदल जाएं, बस कुछ ऐसा। इसमें लिंकिंग एटम्स बदल जाते हैं। जैसे कि ध्यान से बात समझे, मैंने कोई कंपाउंड लिख दिया, ऐसे ही लिख देता हूँ मैं कंपाउंड CO NH3 का होल 4 होल 5 NO2 के ऊपर होल 5 Cl2, ऐसे लिखते हैं। कोई भी कंपाउंड लिखते हैं, सही है गलत है मायने नहीं रखता। खैर अगर तुमने इसमें लेन देन किया आगे पीछे वो तो क्या बन जाएगा? आयनाइजेशन आइसोमर। तो मतलब वो तो नहीं करना। लिंकेज का मतलब होता है कि लिंक करने वाले एटम बदल गए हो, जोड़ने वाले एटम्स चेंज हो गए हो। जैसे इस बात को मैं जब आगे लिखूंगा तब समझ में आएगा। CO के पास में कितने लोग हैं टोटल बताओ? टोटल लोग कितने हैं? 6। 5 तो NH3 और 1 NO2 है। तो अगर मैं इसकी शेप बनाऊं उससे पहले मैं तो बता देता हूं CO NH3 अगर इसको लिंक ऐसे कर लिया ONO तो ये लिंकेज आइसोमर। इस बात का क्या मतलब? फॉर्मूला अब भी सेम है, सारे कंपाउंड सेम है, टोटली सब कुछ सेम है। सब NO2 को ONO लिखने से लिंकेज बन जाता है। एक लेटर आगे पीछे लगाना, ये लेटर नहीं है बस। इसका मतलब कुछ खास है, कुछ ऐसा मतलब है कि मान लो कोबाल्ट के पास में कितने लिगेंड है? 5 तो NH3 है, एक सेकंड, 5 NH3 है, वापस से NH3 है, NH3, उसके बाद वापस से NH3, वापस से मैंने ऐसे बना दिया NH3। तो बस समझ में आएगी कहानी हो, कुछ खास नहीं। मैं एक्यूरेसी के पीछे वो भी नहीं फैला। NH3 1 2 3 4 5 और फिर क्या है? NO2 NO2
तो मुझे ये बताओ कि इस कोबाल्ट को किसने पकड़ रखा है, यहाँ से एन ने, यहाँ से किसने पकड़ रखा है, एन ने, यहाँ से किसने पकड़ रखा है, एन 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 एन। लेकिन अगले वाले में कोबाल्ट को NH3 वापस से NH3 वापस से NH3 वापस से NH3 चार हो गए, वापस से NH3 और उसके बाद लगा दी मैंने ONO। अब किसने पकड़ा है, O ने। तो जहाँ पे कंपाउंड है खुद के दूसरे मुंह को ले आया, मतलब अपने पास में दो टाइप के लिगेंड थे ना, एम्बिडेंटेड कौन था, जो अपने मुंह बदल सकता है, दो मई, जैसे NCS और एक होता है SCN। जैसे बात समझो, NCS और SCN का क्या मतलब है, अगर हमने N से पकड़ा किसी मेटल को और अगर हमने S से पकड़ा किसी मेटल को, तो ये कौन सा आइसोमर बन जाएगा, लिंकेज आइसोमर। फॉर्मूला सेम है, लेकिन पकड़ने वाला आदमी कभी तो N हो जाता है और कभी S हो जाता है, इसीलिए वाले लिंकेज आइसोमर है। लिंक किसी और से किया सेम आदमी ने। जैसे यहाँ पर जो NO2 है, इसमें N ने कोबाल्ट को पकड़ा है और यहाँ पे जो NO2 है वहां पे O ने कोबाल्ट को पकड़ा है। अगर O ने लिंक किया है और अगर N ने लिंक किया है तो दोनों ही अलग अलग कंपाउंड माने जाएंगे और इसीलिए कौन सा आइसोमर है, लिंकेज आइसोमर। इसका सबसे बेहतरीन एग्जांपल कि जो एम्बिडेंटेड लिगेंड होते हैं, एम्बिडेंटेड, वो अक्सर लिंकेज आइसोमर बनाते हैं। मतलब कभी मेटल को अगर N ने पकड़ लिया तो अब भी फॉर्मूला सेम है, और कई मेटल को अगर S ने पकड़ लिया तो फॉर्मूला तो अब भी सेम है, लेकिन शेप अलग हो जाएगी। ध्यान से लिखें, लिंकेज जिसमें अलग मेटल को अलग डेंटेड अलग आदमी पकड़ेगा, लेकिन फॉर्मूला सेम दिखाई देता है हमें। उसमें लोग वही थे, गिने चुने वही लोग थे, शेप अलग हो जाएगी, सब कुछ अलग हो जाएगा, लेकिन फॉर्मूला नहीं बदला। इसको लिंकेज आइसोमर बोलेंगे। इसमें ज़्यादा जोर क्यों नहीं दिया जाता, सीधे एग्जाम्पल कोई डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि जोर देने वाली चीज़ ना ज्योमेट्रिकल आइसोमर है, CFT VBT की तरह कराने वाली चीज़ है वो भी। ये तो जस्ट नॉलेज होनी चाहिए, नाम पता होनी चाहिए, पढ़े कि नहीं बस। अगला है कोऑर्डिनेशन आइसोमर। ये काफी सिंपल है। मुझे इनपे चार्ज बताओगे, चार्ज कितना है? +3 और -3, 6 है तो 3 होगा, 4 होगा तो 2 होगा। अपने पास में इस पे +3 चार्ज है, उस पे -3 है। ये जो कोऑर्डिनेशन आइसोमर है ना, वो इस वाली शेप में बनते हैं। दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, दो, और दोनों अपने आयंस को स्विच कर जाएं। मतलब ये जो -3 है वो स्विच करके आगे क्यों लग जाता है, दैट इज CuNH3 का होल 6 यानी कि वो +3 में आ जाए। और ये वाला, ये काफी आसान है, तुम देखते ही पहचान लिया करोगे। दो चीजें तो साफ साफ, मैं तो अभी फिल्टर कर दूंगा, रुक जाओ। और पीछे आ गया तो माइनस के थी। पहली बात वाटर देखते तो पहचान लोगे वो कौन सा आइसोमर बन सकता है, हाइड्रेशन। और ये थोड़ा मुश्किल होगा, लेकिन ये वाले काफी आसान है, कंपाउंड के अंदर जाना बाहर जाना, डिआयोनाइजेशन। अब बात बचती है दो में ये वाले काफी आसान होगी, तो मैंने डब्बों को देख के पहचान लोगे। दो डब्बे देखे वो कौन सा आइसोमर है, कोऑर्डिनेशन आइसोमर। बात सिर्फ इसकी रह जाएगी, तो जो ये ना हो ये ना हो ये ना हो, वो लिंकेज आइसोमर ही रहा होगा। फिर एग्जांपल भी खत्म भी नहीं होता, और सुनना ध्यान से। मैं थोड़ा सही एग्जांपल लगाता हूँ। जैसे कि अपन लोगों ने लिखा PT
Cl4 और उसके बाद में कोबाल्ट Cl4। हाँ जी, इस पे कितना चार्ज है? +2। और इस पे कितना है? तो इसका आइसोमर क्या बन सकता है? Cu Cl4 के ऊपर क्या लग जाए? +2 और Pt Cl4 के ऊपर क्या लग जाए? -2। जिन्होंने अपने आयंस को एक्सचेंज किया, पहली बात इनकी शेप, उनकी शक्ल याद हो जाए। जब 2 डब्बों में चलेगा तो कौन सा है वो? कोऑर्डिनेशन आइसोमर। उसके बाद में हाइड्रेशन वाटर में चलेगा, आयनाइजेशन एक कंपाउंड अंदर एक कंपाउंड बाहर लगातार चलते चले जाएंगे। और लिंकेज आइसोमर अक्सर एम्बीडेंटेड लिगेंड बनाते हैं। ये सबसे काम की बात है कि कौन अटैच होने गया वो इम्पोर्टेंट है। फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन अटैक और अटैच दोनों में अंतर होना चाहिए ना, ध्यान से देख लो। कोऑर्डिनेशन आइसोमर इनमें 2 डब्बे चलते हैं। ठीक है, फर्स्ट के ABCD खत्म हुए। अब सेकंड का इनको बस शेप से हल्का सा रिवाइज करना। ये तुम्हें रटने की नीड नहीं है कि इसमें रटक विद्या पाठ नहीं। यहाँ पे बढ़िया फील है। यहाँ तुम्हें सवाल करने को मिलेंगे अच्छे खासे। नाम क्या है इसका? स्टीरियो आइसोमर। और उसमें सबसे पहला कौन सा है? सबसे पहला है जियोमेट्रिकल आइसोमर। और ध्यान से देखना, इसमें भी 2 मेन कैटेगरी है। कौन सी? सिस और दूसरी कौन सी है? ट्रांस। तो जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा है ना, इस तरह से जियोमेट्रिकल, फिर सिस ऊपर और फिर ट्रांस नीचे, ऐसे ही बना दो। थोड़ा सा काम है मुझे इसमें, बाद में लिखा। सिस्टम ट्रांसलेटरी। छोटे सवाल का जवाब। ज्योमेट्रिकल आइसोमर मतलब ज्योमेट्री किसे कहते हो तुम लोग? शेप। उसमें शेप अलग अलग हो जाएंगी। अब फॉर्मूला सेम रहेगा, देखने की शेप अलग होंगी। तो कुछ ऐसा मान लो कि कोई ऐसी गाड़ी बताओ उसके आगे पहिए छोटे होते हैं, पिछले बड़े होते हैं, उनको बदल दिया, आगे बड़े कर लिए, पीछे छोटे कर लिए, पहिए वही हैं, तो ज्योमेट्री बदल दी हमने उसकी। ज्योमेट्रिकल आइसोमर। ठीक, कोई बात नहीं, मैं बता दूं। जिनकी शेप डिफरेंट हो जाएगी ना, डिफरेंट ज्योमेट्री शो करेंगे। डिफरेंट ज्योमेट्री। ऐसे अगर हम ऐसा करें, मतलब ऐसा क्यों होता है? मतलब ट्रैक्टर को इतना, मतलब पीछे के टायर बड़े क्यों उसके 2 ही टायरों में रेस होती है, पिछलों में अगले में रेस थोड़ी होती है। बढ़िया है, उसकी शेप के पीछे ना बहुत अच्छा खासा लॉजिक है। अच्छा, क्या ऐसा हो सकता है गाड़ी के टायर बदल दे? जैसे कि हम किसी कार वार के टायरों में साइकिल के टायर लगा, चल जाएगी गाड़ी? क्या दिक्कत आएगी? साइकिल की दम छोटी पतली टूट जाएगी पहले तो, वजन स्पीड में भी खत्म हो जाएगी। बाइक की दम लग जाएगी क्या? वो भी टूट जाएगी। डिफरेंट गेम, मतलब हर गाड़ी के हिसाब से अलग अलग क्यों है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। स्पीड वगैरह का, अलाइनमेंट यानी कि स्टीयरिंग बोर्ड ने वगैरह का बहुत चक्कर पड़ता है। पहले तो वैसे वैज्ञानिक मत बनना कुल मिला। हाँ, ध्यान से सुने। ज्योमेट्रिकल आइसोमर, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर को सुनने का तरीका क्या है? एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 3, ऐसे करके एग्जाम्पल नंबर 25, 30, 35 जितने हो सकते हैं। मैं तुम्हें सही जगह रोकूंगा क्योंकि इसका अंत कभी नहीं है। बात ये भी है, ठीक है? ध्यान से बात सुनते हुए चलेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, अच्छा खासा एग्जाम्पल दिया जाएगा। मैंने कोई फॉर्मूला लिख दिया तुम्हारे सामने ऐसी जानबूझ की, COCl2 और CN2 ये लिख दिया, NH2 लिख दिया। मुझे नहीं पता ये फॉर्मूला सही है गलत है, सीधी सीधी बात ये भी। NH3 का होल ट्वाइस
अब आता है इसके कितने आइसोमर बन सकते हैं ज्योमेट्रिकल। फॉर्मूला नहीं पता मुझे सही है गलत है, मैं तुम्हें बस कुछ सिखा रहा हूँ। तो पहला क्या बन सकता है वो सुनो। पहला आइसोमर ये बन सकता है कि कोबाल्ट को बीचों बीच में रखो, ये तो बीच में आना मेटल, तो हम Cl को इधर जोड़ सकते हैं, Cl को इधर जोड़ सकते हैं, NH2 को इधर जोड़ सकते हैं, NH3 को, और NH3 को इधर भी जोड़ सकते हैं। एक तो ये बन सकता है। और दूसरा क्या बन सकता है तुम तुक्का बाद में बताना। Cl को और Cl को अपोजिट में ले लो, और NH3 और NH3 को अपोजिट में ले लो। कोई और शेप बताएगा क्या मुझे? ठीक है, मतलब एक तो ऐसा हो सकता है कि Cl साथ में रहते हैं, साथ में, ठीक है, Cl अपोजिट है, NH3 अपोजिट है, ठीक है। और बन सकता है कोई बताओ? अगर तुम मुझसे ऐसा कहना चाहते हो सब NH3 यहाँ ले लो, Cl यहाँ ले लो, तो वो एक ही बात है। अगर तुम इसको NH3 को यहाँ पे और Cl को यहाँ पे लेना चाहते हो तो एक ही बात है। अगर तुम इस बात को ऐसे देखोगे तो एक ही तो बात। NH3 Cl को उधर घुमाना एक ही चीज है, उसमें क्या डिफरेंस पड़ा? कुछ नहीं। तो कुल मिला के बात समझे ध्यान से, उसमें कोई अंतर नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट काम की चीज की ज्योमेट्रिकल आइसोमर किसे कहते हैं? कंपाउंड बनेंगे तो कुछ शेप देखो तुम। अब उसमें दूसरी बात, अगर लिगेंड्स सेम लिगेंड्स आर टुगेदर, सेम लिगेंड्स आर टुगेदर, अगर सेम लिगेंड्स साथ में है तो उसको कहते हैं सिस। और अगर लिगेंड्स अपोजिट में, कोई भी एक जोड़ा तुम्हें उल्टा मिल गया, अपोजिट है लिगेंड, अगर अपोजिट है, अपोजिट लिगेंड्स है, लिगेंड्स नहीं है, अपोजिट लिगेंड, एक लिखा मैंने। अगर अपोजिट लिगेंड है तो वो कैसा है? ट्रांस। तो उसको हम लोग बोलेंगे सिस आइसोमर, जिसमें लिगेंड साथ में है, और उसको हम लोग बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ट्रांस आइसोमर, उसका रीजन काफी सिंपल, क्योंकि देखो इसमें Cl और Cl साथ में है और NH3 NH3 साथ में है, लेकिन यहाँ पे Cl और Cl अपोजिट है और NH3 NH3 अपोजिट है। एक काम की बात और, ये मेटल कैसा चार्ज शो करेगा? पॉजिटिव। क्लोरीन कैसा शो करेगा? तो इनमें पता है वो क्रिएट होता है कि तुमने वो पढ़ा था शायद, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो मैंने ये एरो वहां से यहां ही क्यों लगाया? मैंने एरो ऐसा क्यों नहीं लगाया बताओ? ये बात तुम पूछना कभी किसी मौका मिल जाए तो, कि ये एरो वहां से यहां क्यों लगता है? क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट बना दिया गया इनका, ठीक है। एरो भी लगा दिया मैंने। चलो, एरो बड़ी बात नहीं थी, बड़ी बात थी कि तुम्हें ये पता चले सिस किन्हें कहते हैं? जहाँ पे लिगेंड्स साथ में होंगे, और ट्रांस किसे कहते हैं? जहाँ पे लिगेंड्स अपोजिट होंगे। अब ये कम तुम भी कर सकते थे ना, तुम करना, मैं तुम्हें अगला सवाल दूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1। अब एक छोटी सी बात ये बता दो, छोटी सी बात है, इस कंपाउंड के कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमर बना दिए? तो दूसरे ज्यादा नहीं बन सकते, है ना। अगला सवाल, डाइपोल मूवमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। बनाना, अगला बनाना। एग्जाम्पल नंबर 2। अच्छा एक मिनट और, मैं तुम्हें उस पानी को और सेट कर देता हूँ। ये लिखा है कोबाल्ट Cl2 NH2 NH3 का होल्ड वाइज। हम ऐसे लिखते लिखते थक जाएंगे जीवन में, फिर मुझे ये पता नहीं पड़ेगी सवाल सही है कि गलत है। इसलिए इसको लिखने का एक शॉर्टकट है, वो सुनो। ये एक मेटल है, इसको लिख देंगे M। यहाँ पे कोई एक लिगेंड है, उसको लिख देंगे A2, और दूसरा लिगेंड है, इसको लिख देंगे B2, और उसकी शेप बनाए करेंगे। तो कैसे बनाएंगे? सब एक शेप बन सकते हैं, M A पास में हो, A पास में हो, B पास में हो, B पास में हो, एक तो ही बन सकती है। और दूसरी क्या बन सकती है? M A उल्टा B उल्टा, B यहाँ पर और B यहाँ पर, ऐसे। तो हम M A2B2 फॉर्म में लिखेंगे, कंपाउंडिंग फॉर्म में नहीं लिख रहे होंगे, ठीक है। ध्यान से बनाए, M A3B बनाना, शेप बनाने की कोशिश करो। M बीचों बीच में सबको जोड़ो, अलग अलग दिखनी चाहिए, बात बस ये है। अलग अलग दिखने का मतलब ऐसा नहीं कि उल्टा B बना दो, उल्टा A बना दो।
क्या बनेगी? एक ही बनेगी। और सिस या ट्रांस? सिस। पास है ना सारे, ये इकट्ठे हैं। एक कैसे बनेगी? एम बीचों बीच में लोगे तुम लोग, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, ए यहाँ पर, और ये वाला बी यहाँ पे। अब तुम्हारा ना हो सकता किसी ने बी इधर लिखा हो, मे बी। हम की बात है कि सारे के सारे ए देखो साथ में है, तो कैसा है तुम्हारा? ये सिस है। और ये उल्टा क्यों नहीं बन सकता दूसरा? अगर तुम मुझसे बोलते साहब बी को वहां लगा दो, ए को यहाँ लगा दो, तो मन में कल्पना करो, बात तो एक ही है ना, सारे ये साथ हो जाएंगे। तो कुल मिला के इसका कितने आइसो पॉसिबल है? इसके ज्योमेट्रिक क्लास में कितने पॉसिबल है? वो भी कौन सा होगा? ओनली सिस वाला। अगला करना एग्जाम्पल नंबर 3। तो 4 आदमी चलेंगे तो पहले, तो 5 में भी ले सकते हैं। अगर 5 दे दिए तो कैसे बनाओगे पता? सुनो, 5 देने का है, 6 लो। M A4B2 मतलब 4 तो यहाँ पे, और एक ऊपर और एक नीचे डॉट करके खींचना लाइन। मैं तुम्हें इसको 3D में दिखाऊंगा, फिर अभी तो नहीं, मैं आज तैयार करके रखूंगा, इसी पे 3D दिखाऊंगा, इसी में 3D मॉडल साइंस के, तब देखना। जितनी पॉसिबल बना सकते हो उतनी बनाओ, चक्कर मत पड़ो फिजूल में। कितने बनेंगे? 4। और बताओ, और लोग जवाब दें किसी के मन में 6 हो। कितने? 2। चलो मैं कोशिश करता हूँ। M ये वो, तुम परेशान मत, तुम तीसरे पे तुम बढ़िया सेट हो जाओगे। एक ए, दूसरा ए, तीसरा ए, चौथा ए, ऊपर बी और नीचे बी। एक तो ये बनेगा, इसमें सब एक दूसरे के अपोजिट ही दिख रहे होंगे, तो इससे से कि ट्रांस ए का उल्टा ए, बी का ए का उल्टा ए, बी का उल्टा बी, अपोजिट है। बी वाला कौन सा है? ट्रांस। एक तो ये ठीक है। दूसरा क्या बन सकता है वो सुनो। एम ए इधर, ए इधर, ए इधर, ए इधर, उसके बाद में बी इधर और बी इधर, ये कौन सा है? सिस। क्योंकि 4 और ए साथ में है और दोनों बी साथ में, तो कौन सा बनेगा? सिस। अब बात ये कि तुम्हें ना इस चीज़ में कॉन्फिडेंस लाने में थोड़ा समय लगेगा। तुमसे कहता हूँ ना, तुम्हें कम से कम 15-20 साल कम से कम करने हैं, तब जाके प्रैक्टिस अच्छी होगी। बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बस अरेंजमेंट करना है। तुम्हें जो पढ़ा उसके आगे तो कुछ नहीं है, ठीक है? बस कोई बात नहीं। इससे और ट्रांस वैसे बनेंगे 2 ही, और पॉसिबल है नहीं, मतलब लिटरली पॉसिबल नहीं है। इसके 2 ही आइसोमर पॉसिबल है। इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर का आंसर निकल के आएगा 2। ज्योमेट्रिकल आइसोमर होंगे 2। चलो एक और कर लो, एग्जांपल नंबर 3 कर लो। चौथा MA2BC बनाना। 2 A, 1 B और 1 C। दिस इज जस्ट सिमिलर बालकों वाला खेल है, कोई बहुत बड़ा चर्चा है नहीं, वेरी सिंपल सिस्टम। बनाओ बस तुम पैटर्न्स ऑब्जर्व कर सकते हो कि नहीं। तो इस एक्सरसाइज में कब, जब ए पास में है और ट्रिस जब ए पास में, तब सिस है। और
तो ये अपोजिट है। एक तो ये बन सकता है कि तुम लोगों ने m को बीचों बीच में रख के a इधर ले लिया, a इधर ले लिया, b यहाँ ले लिया, c यहाँ ले लिया। किसी के मन में आया तो उसने a यहाँ रख लिया। वो बात समझो, मेरा हाथ तुम्हारे सेम नहीं चला, किसी का a होगा यहाँ पे होगा पर साथ है ना प्रोसेस है। और अगर किसी के हाथ में ऐसे लग गया होगा सब a इधर है और a इधर है, अब b ऊपर रख लिया मैंने, c इधर रख लिया, तो ये अपोजिट है। तो ये कौन सा है? ट्रांस। और ये वाला कौन सा है? सिस। बातें कितने हैं ये बता दो। दो बने, तो इसके जियोमेट्रिकल आइसोमर जो निकल के अपने पास में वो दो आइसोमर है। एक और बना दो। चलो 5 का आंकड़ा पूरा कर लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5, M A B C D बनाओ, चारों अलग अलग। सिस बनेगा कि नहीं? ट्रांस बनेगा कि नहीं? नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। अपोजिट कौन आएगा? सेम सेम ही नहीं, बस आइसोमर बनेंगे, ना कोई सिस होगा ना कोई ट्रांस होगा। अब सवाल होगा कितने बनेंगे? कितने? असली जवाब ना कितने, मैं तुम्हारा ये थोड़ी देख रहा हूँ। बताओ कितने बनेंगे? नहीं पता, तुक्का मार दे, गलत कह दे, 30 कह दे। और क्या? बताओ कितने बनेंगे? तो किसी के मन में नहीं है बोलने की मैंने बोला गलत हो गया मेरा, तो पता खुशी बता कितने? 3। देखिए मैं ध्यान से, M A B C D, उसके बाद में अगला M, A के बाद तुमने B लिया था, अगर तुम A के बाद C ले लो, फिर B और फिर D ले लिया। मतलब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ वो सुनो। A के सामने पहले कौन है? C। A के सामने अब कौन है? B। और एक और A के सामने और कौन हो सकता है? D। A के सामने अब ले लिया D, बचे कौन से दो लोग? B लगा दो और C लगा दो। 3 ही केस पॉसिबल है, देखना। A के सामने C, A के सामने B, A के सामने D, तो ऐसा B के साथ ही बन सकते हैं 3 केस। B के सामने A, B के सामने C और B के सामने D बन गए। देख तो सही, B के सामने D, D के सामने A और B के सामने C, तो C के सामने A B C, A B D आ सकता है, वो भी बन गए। C के सामने A, C के सामने D और C के सामने B। कुल मिला के कितनी शेप पॉसिबल है? 3 पॉसिबल है। तो इसके जो ज्योमेट्रिक आइसोमर होंगे वो क्या निकल के आएंगे? 3 निकल के आएंगे। कितना भी समझने के बावजूद भी जब तक मैं सामने से लिख के नहीं करूंगा तब तक कहानी का मजा नहीं आएगा। ठीक है, तुमने भी कितने करे? 5। ऐसे करके तुम्हें 15, 20, 25 शेप की प्रैक्टिस करनी है कि हाँ आइसोमर बनाने में कॉन्फिडेंस क्रिएट होना चाहिए। इस काम को कल निपटाओगे और कल का समय हाँ जल्दी है। ठीक है, इसे लगा दे, गेट लगा दे।